जानते हो कि इन दिनों बहुत से लोग लिख रहे हैं और बहुत सुंदर भी लिख रहे हैं, लेकिन सविता जी का एक विशेष स्थान है और उनको यहाँ बुलाने का एक विशेष कारण है। वो उन लोगों में हैं जिनको कला से सचमुच गहरा लगाव है। उनकी एक कविता ही है शागाल के प्रति, और भी कविताएं हैं जो चित्रकारों पर हैं। उनकी एक बेटी स्वयं यहाँ शिवनगर में दिव्या शिवनगर में से पढ़ती रही, वहाँ कोई पेंटर हैं, और उनके पति हमारे मित्र पंकज सिंह जी, उनकी भी याद कर लेता हूँ। उनका भी कला से बहुत गहरा संबंध था, तो ये पूरा परिवार ही समझिए कला और साहित्य की दुनिया से बहुत जुड़ा रहा है। उनकी जो बाकी कामकाज हैं वो बहुत थोड़ा अलग तरह के हैं, क्योंकि उनको एक फेमिनिस्ट की तरह भी जाना जाता है, और उनके बहुत से शोध पत्र हैं, निबंध हैं, वक्तव्य हैं जो समय समय पर केवल भारत में नहीं देश दुनिया में सुने और साझा किए जाते हैं। और उनकी कविताओं की एक विशेषता ये भी है कि एक तरफ ये इसको हम कहते हैं कि फेमिनिस्ट हैं, प्रकृति से बहुत गहरा लगाव है, बहुत अलग तरह की कविताएं हैं, दिनचर्या है, संबंध है, स्त्री पुरुष के संबंधों पर ही बहुत सुंदर कविताएं हैं उनकी। तो अब मैं सविता जी से आग्रह करता हूँ कि कुछ कविताएं पढ़ें। बस ये और याद कर लेता हूँ कि ये कविता पाठ की परंपरा, आपको बताऊँ कि जितनी प्रदर्शनियाँ मैंने क्यूरेट की हैं, यहाँ हम यूसुफ की प्रदर्शनी क्यूरेट की थी 2-2.5-3 साल पहले, तब भी जोशना बनर्जी आई थी, उन्होंने कविताएँ पढ़ी थी। और यहीं पर नहीं, जहाँ जहाँ कलकत्ते में यूसुफ का शो हुआ तो बंगला कवि साम्राज्ञी बंदोपाध्याय को बुलाया था, जो बहुत चर्चित कवि हैं वहाँ की। यूसुफ का ही शो एक किया चेन्नई में, वहाँ भी मैंने अंग्रेजी में लिखने वाली कवि को बुलाया और बहुत अच्छा रहा काव्य पाठ। कविता का रूप स्वरूप भी कुछ बदल जाता है, हम सबका बहुत अनुभव है ये। जब ऐसी जगह काव्य पाठ होता है तो अब मैं माइक सविता जी को देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि अपनी कविताएं सुनाएं, और जब तक उनको लगे कि सुनाएं, और जब तक आप सुनना चाहो तब तक सुनाएं, पर कम से कम 20-25 मिनट तो सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रयाग जी। प्रयाग जी मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, सबके बुलाने पर मैं जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। तो प्रयाग जी हिंदी के वरिष्ठ और बहुत एमिनेंट कवि हैं, जिन्होंने लगातार प्रकृति पर कविताएं लिखी हैं, और वो मुझे बहुत प्रिय हैं। बहुत कम बीच का एक ऐसा समय आया था हिंदी कविता में, हिंदी साहित्य में, जब प्रकृति कोई बहुत बड़ी उद्वेलित करने वाली कोई उपस्थिति नहीं थी। लेकिन प्रयाग जी उस दौर में भी प्रकृति को सराहते रहे, लिखते रहे, चिड़ियों की आवाज़ों को लिखते रहे। मेरा ख्याल है कि पंत जी के बाद प्रयाग जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने चिड़ियों की बोलियों को कविता में स्थान दिया। तो इसलिए बहुत आदर के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ प्रयाग जी को आज बुलाने के लिए। दूसरी बात, ज्योति की पेंटिंग्स को मैंने देखी। मैं थोड़ा पहले आई थी क्योंकि मैं जानना भी चाहती थी इनकी कला को, इनकी चित्रकला को पहले देखा नहीं था। तो मैंने अभी बातचीत में ज्योति को भी कहा कि आपने जिस तरह से गौरैयों को अपने कला में स्थान दिया है, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का विषय है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे पक्षी जो इस धरती को सुंदर बनाते थे अब वो नहीं हैं, और गौरैया जो कि घर की चिड़िया थी सबकी, वो भी गायब हो रही है। ये बहुत चिंताजनक समय है। इसमें कला और कविता दोनों को मिल करके ऐसी चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए, और कला का महत्व उनके लिए भी होना चाहिए। आज मैं कुछ ऐसी कविताएं सुनाने जा रही हूँ, जैसा कि प्रयाग जी ने कहा कि मैं हिंदी में और अंग्रेजी की दुनिया में और दूसरी भाषाओं में जिसमें मेरी कविताओं का अनुवाद हुआ है,
मैं एक फेमिनिस्ट पोइट के तौर पर जानी जाती हूँ, क्योंकि वो विषय भी मेरे अध्ययन का विषय है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा मॉन्ट्रियल में मैं पढ़ाती रही, वहाँ शोध करती रही। और यहाँ आने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद मैं स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की पहली डायरेक्टर होकर के इग्नू चली आई, और वहीं पर अभी प्रोफेसर हूँ, और समय हो रहा है मेरे रिटायर होने का भी। तो और इसलिए नहीं कि मैं इस विषय की प्रोफेसर हूँ, इसलिए फेमिनिज़्म मेरे दिल दिमाग में है, लेकिन इसलिए क्योंकि जिस आवाज़ ठीक आ रही है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं वो पितृसत्तात्मक समाज है, और यहाँ पर स्त्रियों की प्रताड़ना की कई तहें हैं, परतें हैं। हर वर्ग की स्त्री, हर जाति की स्त्री के अलग अलग उत्पीड़न है, और वो भी मनुष्य है, इसको तो कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा बहुत ध्यान इस बात पर रहा, और मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और अब पूरी दुनिया में मुझे लोग एक फेमिनिस्ट, इंडियन फेमिनिस्ट पोइट के तौर पे जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, जैसे मैंने प्रयाग जी के बारे में कहा, कि प्रोग्रेसिव पोइट्री लिखने का मतलब ये नहीं था कि आप प्रकृति को ही भुला दें, जैसा लोगों ने किया, और सिर्फ वर्ग की अवधारणा पर आप टिक जाएं। उसी तरह से फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि स्त्री की जो लैंगिक सत्यता है उस पर आप टिक जाएं। यहाँ पर स्त्रीवाद के लिए तस्वीर हमारी नेचर जो है, प्रकृति एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्त्री का रहस्य प्रकृति में ही है। और इसलिए कुछ आज मैं कविताएं पढ़ूंगी अपने एक नए संग्रह से, जिसमें मैंने प्रकृति की वासना को स्त्री की वासना से समझने की कोशिश की है, और बताया है कि कहीं बहुत दूर नहीं जाना है इस सृष्टि को समझने के लिए, अपनी प्रकृति को ही देखना है। और बहुत कुछ ऐसा है जो प्रकृति में है वही स्त्री में है। तो जो लोग, मेरा एक कथन है कि जो पुरुष अपनी नदियों को प्रेम नहीं करते वो स्त्री को कभी प्रेम नहीं कर सकते। जो लोग पृथ्वी को खोदते हैं, उसके अंदर खनिज को देखते हैं, वो उसका हनन करते हैं, और वो स्त्री का भी हनन करते हैं, वो भी नहीं प्रेम कर सकते स्त्री को। तो इस तरह की जो कुछ बातें मैं कहती हूँ, चुभती होंगी, लेकिन ये बातें सही हैं, इनको कहना ही है। तो वासना एक नदी का नाम है, मेरा नया संग्रह है, जिससे मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगी, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वासना वो नहीं है जिसे पुरुष परिभाषित करते हैं, जिसमें सिर्फ संभोग अंतिम रूप पाता है। वासना वो है जिससे समस्त सृष्टि चलती है, जिसे प्रकृति चलाती है। तो यही एक रहस्य है जिसका उद्घाटन मैंने, वासना एक नदी का नाम है, मैंने किया है। तो मैं अब पढ़ना शुरू करती हूँ। पहले मैं वैसी कविताएं पढ़ती हूँ जिनमें कलाकारों पर कुछ कविताएं हैं। एक किताब, प्रयाग जी ने एक पुस्तक कविताओं का संग्रह तैयार किया, जिसमें कविता और कला करके है, जिसमें वो मेरी कुछ कविताएं मिली हैं, उसमें से एक या दो मैं पढ़ती हूँ। मेरी पहली कविता है, जैसी सृष्टि थी। चित्रकार स्वामीनाथन ने जब पहाड़ पर बैठी एकाकी चिड़िया को बनाया, सृष्टि उस समय वैसी ही थी। वैसी ही तब भी जब एक शेर ने एक हिरन को घर दबोचा, एक पहेलिये ने फांसा रंग बिरंगी चिड़ियों को, एक शिकारी ने भाला फेंका एक बनैले सुअर पर। जब उसे आदि मनुष्य ने अंकित किया अपनी खोहों की प्राचीन दीवारों पर, जब एक कीट ने अपने पंख फैलाए उड़ने के लिए, उसकी गुलाबी देह दिखी अपनी नश्वरता में कांपती।
सृष्टि उस समय भी वैसी ही थी, अपने जीवों के उद्गार एवं संताप में, जिसे सिर्फ मैंने देखा। एक कविता जिसका जिक्र प्रयाग जी कर रहे थे अभी, हंस और शागाल। मेरा बहुत समय यूरोप और अमेरिका में बीता है और हज़ारों पेंटिंग्स मैंने देखी है। ये मेरा एक धार्मिक काम होता था कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ के म्यूज़ियम्स में जाऊँ और देखूँ। मैंने बहुत देखी हैं पेंटिंग्स। शागाल मेरे बहुत प्रिय पेंटर हैं। हंस और शागाल। आंखें बंद हैं और गहरा अंधकार है चारों तरफ। रात है सच्ची जिसमें सपने जागते हैं चमकीले सच की तरह, जिसमें पूरा का पूरा जीवन है यथार्थ की तरह निर्बाध खुला। और वह जो दिखता है आधी खुली आँखों, जब हर तरफ प्रकाश होता है। यह जानना भी कैसा सुखद आश्चर्य है कि रोशनी छिपाती है चीज़ों को अक्सर, जबकि अंधकार खोल देता है सब कुछ। वे पर्दे भी हैं जिनके पीछे से मृत्यु झांकती है। कितनी बार मैंने अपनी मृतदेह पुराने घर के आंगन में पड़ी देखी है। उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ, अपने को यूँ देखने में जो मेरे अपने हैं। यहाँ तक कि मुझे अपनी दिवंगता माँ भी दिखी है विलाप करती हुई, और वह प्रेमी भी चुपचाप खड़ा जो कभी नहीं कह सका कुछ भी जीते जी मुझसे। आंखें बंद हैं और रात है हर तरफ। आंखें बंद हैं और रात है हर तरफ। सच्ची रात मुझ जैसी ही, जिसमें जागता दिखता है एक स्वप्न अपने पंख खोलता, जैसे वह कोई बड़ा पखेरु हो जीवन को उड़ा ले जाने वाला। तभी उसमें अपने ही बनाए बकरे की शक्ल में दिखते हैं शागाल भी और सफ़ेद हंस, जिस पर एक नवविवाहित युवक बैठा है, नवविवाहित युगल बैठा है, किसी विदा संदेश की प्रतीक्षा में जो आता नहीं दिखता। कांपता हुआ हंस ठहरा है जैसे जीवन खुद, प्रेम की प्रतीक्षा में। और शागाल बकरे की शक्ल में बोल नहीं पाते मनुष्यों की भाषा, अशक्त कह नहीं पाते। सपने की तरह प्रेम को भी जीना है अपने अंधेरे में, जिसमें एक हंस होता है ठहरा हुआ, थामे थरथराते यथार्थ को उसकी वेदना में। मगर खुश रहो दुस्साहसी लोगों जो इसे फिर भी जीना चाहते हो। एक कविता है ईश्वर और स्त्री। जागी हुई देह और आसमान एक दर्पण, देखता होगा ईश्वर भी स्त्री के हाहाकार को। ये फेमिनिस्ट पोएम है। बदलने के लिए होगा उत्सुक अपनी ही कल्पना को, कि बनाए नहीं उसने वे पुरुष अब तक जो ले सके उसे बाहों में। उन्हें आंखें बंद होने को खुलने के लिए तैयार, मगर वे दरवाजे जिन्हें बचा रखा है अब तक रात ने। लहराता अंधकार मिल जाने देता है अपने तम में एक और तम को, सारी वासना को जैसे स्त्री हो। चंद्रमा खिला रहता है आसमान में रात भर, सिमटा एक कोने में सब कुछ देखता सोचता। बदलेगा यह संसार अब स्त्री की कामना से ही, ईश्वर की नहीं इसमें कोई भूमिका। आप लोगों को कुछ प्रेम कविताएं सुनाती हूँ। मेरा अभी जो सबसे नया संग्रह आया है राजकमल से, वो है प्रेम भी एक यातना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी कविताएं उसमें हैं, इस संग्रह से और बाकी कई संग्रहों से, और कुछ नई कविताएं भी उसमें हैं। अगर समय मिला तो मैं पढ़ूँगी।
किसी और हृदय में। मैं गई तो थी उस रोज तुम्हारे भीतर, तुम टहल रहे थे और तुमसे लिपटी हुई थी हवा। मैं खड़ी देखती रही तुम्हारी सिहरती निर्वस्त्र देह। मैं प्रतीक्षा करती रही तुम्हारे संभलने और लौटने की, एक और सुख की तरफ। तुम पीले पड़ गए थे और बस गिरने ही वाले थे। मैं तब भी खड़ी रही थामने के लिए तुम्हें, लेकिन मैंने देखा तभी आया तुम्हारा कृतदास, तुमसे भी अधिक पीला, और समा गया तुम में। तुम्हारा पौरुष कितना संभला हुआ था मैंने जाना। खुद को फिर संभालती हुई किसी तरह आई बाहर। यहाँ भी वैसा ही दृश्य था पसरा हुआ, जिससे निकल कर जा रही थी दूसरी स्त्रियाँ मेरी ही तरह किसी और दृश्य में। अभी ये रात्रि प्रहरी एक कविता है जिसपे एक लंबा लेख लिखा गया है। रवि रंजन प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने इस कविता के एनालिसिस करते हुए इसे ऑक्टेवियो पाज की एक कविता से इसकी तुलना की है। बहुत सुंदर लेख लिखा है। रात्रि प्रहरी। अपनी आत्मा के एक अंश सा सौंपती हूँ तुम्हें ये सारे शब्द, जो मुझ तक आए अपने नश्वरता में। तुम्हें सौंपती हूँ अपनी सारी विह्वलता, जो उमड़ी मुझ में उस नदी की तरह, जिसने देखा अपने तटों पर शब्दों को अस्त होते हुए। उस रूखे ज्ञान का मरमर तुम्हें सौंपती हूँ, समृद्ध हवा में जो बहता है मेरे अस्तित्व में अब तक। तुम जानोगे एक दिन कैसी है मुक्ति की मेरी उत्कट अभिलाषा। सब कुछ कितना रंगहीन है आसपास जब जानोगे। हो एक दूसरा रात्रि प्रहरी तुम, हो एक दूसरा रात्रि प्रहरी तुम, इसका इंतज़ार करती है भोर सदा। तुम जानोगे जब वो सौंपेगी तुम्हें अपनी संपूर्ण कालिमा। एक फेमिनिस्ट पोएट का स्टाइल क्या होना चाहिए? दो चीज़ें होती हैं कविता में, जैसे कि पेंटिंग में भी होती है। एक है स्टाइल और एक है कंटेंट। तो मैंने अपनी कविताओं में खास करके थर्ड संकलन में सपने और स्वप्न समय में मैजिकल रियलिज्म का इस्तेमाल किया। आप लोग जानते होंगे मैजिकल रियलिज्म का इस्तेमाल जर्मनी में और साउथ अमेरिकन लिटरेचर में बहुत हुआ है। बोर्खेस के यहाँ है, मार्केस के यहाँ है। और मैंने पाया कि जिस यथार्थ में हम जीते हैं उसका विस्तार, उसका विस्तृत रूप अगर हम इसी समय में पेश करना चाहते हैं तो वहीं जाना पड़ेगा। एक साथ कई तरह के यथार्थ को हम जी रहे होते हैं। कुछ को दिखाया जाता है जैसे कि यही यथार्थ है, कुछ ऐसा यथार्थ होता है जो हम जीते हैं और उसके बारे में चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो अगर आप लोग इस मूड में हैं तो थोड़ी लंबी कविता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सपने और तितलियाँ। क्योंकि आप लोग आर्टिस्ट हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सब मुश्किल काम है जो हम लोग को करना ही पड़ता है। एक लंबे समय का यह छोटा हिस्सा है, इसमें मैं बेदम भाग रही हूँ। देखती हूँ घने जंगल में हूँ, पेड़ों पत्तों के बीच उन्हीं की तरह आश्वस्त। जंगल के जीवों के बीच निर्भय, उनके प्रलापों से अवगत। इधर उधर घूमती घास, इधर उधर घूमती घास की इधर उधर घूमती पास की नदी तक जाती, बैठती किसी पुराने पत्थर पर। तभी आता है कोई घोड़े पर सवार, पास उतरता है मेरे, फिर कहता है
ढूंढता रहा हूँ कई जन्मों से तुझे, कि मेरे पास वह कहता है कि ढूंढता रहा है वह कई जन्मों से मुझे, कि मेरे पास उसके कुछ फल और नदियाँ हैं, कि वह भूखा और प्यासा है, पीने आया है अपने हिस्से का जल मुझ में। मैं हतप्रभ हूँ, वह नितांत अपरिचित, उसके चेहरे पर कोई कोमलता नहीं, समीप आने पर चेचक के दाग दिखते हैं उस पर, आँखों में कठोर प्रतिज्ञा मुझे पाने की। मुझे घबराया देख वह और दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। फिर कहता है उसके सहस्त्र पुत्र और पुत्रियां मेरे पास हैं, कि इस बार वह मुझे खो नहीं सकता। सुनकर मैं पीछे हटती हूँ, सपने में भी आभास होता है मेरा एकांत सदा के लिए नष्ट होने वाला है। तभी वो मेरी तरह लपकता है, उसके हाथ उसके चेहरे से भी ज़्यादा सख्त हैं, उसके पैर उसके घोड़े के पैरों की तरह ही। ऐसा लगता है वह खुद भी एक घोड़ा है। उसके भीतर भी एक वेग है, एक सनक टापों के रौंदने की क्षमता से उपजी। मैं जान रही हूँ मेरे पास फल और नदियाँ हैं, लेकिन दुर्बल है मेरे पाँव। उसके पास वेग और सख्ती है, पर भूख और प्यास भी। अचानक मैं दौड़ पड़ती हूँ, जाने कहाँ से पैदा होती है ऊर्जा। कहीं से हवाओं का वेग समा जाता है मुझ में, फिर लौटती हैं वे स्मृतियाँ भी, मैं याद कर पाती हूँ। यह तो वही आखेट है जिसमें मेरी हार हुई थी, मारी गई थी मैं इसी नदी के किनारे। इसी पत्थर पर पड़ी रही थी मेरी मृत देह। मेरी पुत्रियाँ और पुत्र छीन लिए गए थे मुझसे, मेरी नदियाँ और फल लौट गए थे अनंत में। ऊपर आकाश में उड़ रही हूँ, पानी पर चल रही हूँ, मेरे लिए कोई बंधन नहीं, मैं कुछ भी मन चाह कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है चीज़ें इस बार उसी तरह घटित होंगी। और मेरे पीछे पीछे है घोड़े पर, थोड़ा सुस्त, अब रह कर दहाड़ता, मगर फिर बिलखता और सिर को पटकता, दिखाता अपने घाव और रक्तस्राव। और मैं भागती जाती हूँ, पेड़ों की फूलों पर पहुँच जाती हूँ, डालों पर झूलती हूँ। यह सब मुझे खेल सा लग रहा है। तभी वह फेंकता है संशय के बीच हवा में, कहता है ये खेल नहीं, क्रूरता है। याद करो हम कौन हैं, एक दूसरे के हिस्से अलग कर दिए गए थे जो कई सदी पहले। याद करो जब मैं लौटा था वृत्त इसी घोड़े की पीठ पर, और तुम रोती रही थी मेरे लिए अकेली, जाने कितने वर्षों तक खाली आसमान और मैदान देखती। तुम्हें याद नहीं आखिर क्या हुआ था, कौन जीता था हारा था कौन। रक्त की एक उफनती नदी हमारे बीच थी, यह सच था और है भी शायद। यूँ सच थी वे तितलियाँ भी जो हमारे भीतर से निकल कर दूसरों तक जाती थीं, बैठती थी हमारे माथों पर और होठों पर। बदल जाती थी फिर चुंबनों में, हम भूल जाते थे रक्त की नदी और उसकी हाहाकार को। याद करो और सचमुच याद आता है कितना समय गुजरा होगा, सचमुच कई सदियाँ। मगर मेरा वर्तमान अब भी वैसे ही स्पंदित है उन घटनाओं से, कांपती है अब भी सांस, आंखों में आंसू अब भी बचे। आया था मेरे प्रिय को लेकर उसका घोड़ा, जिस पर औंधी उसकी मृतदेह पड़ी थी। उसके प्रतिद्वंदियों ने षड्यंत्र कर उसे मारा था। प्रेम की यह परीक्षा थी। अब मुझे उसकी संपदा से अधिक उसकी यादों की हिफाजत करनी थी। बिताने थे जीवन के बाकी वर्ष देखते हुए उन खाली मैदानों और खेतों को जिनसे होकर आई थी उसकी शांत देह। अब भी मारक आशंकाएं मन में जागती हैं, जिंदा एहसासों के मरने का खौफ मन में करवटें लेता है। कोई तितली मेरे पैरों के पास आदम तोड़ती है और मुझे तब किसी घोड़े की टाप सुनाई देती है। रक्त से लथपथ देह अपने ही पीठ पर महसूस होती है। एक गरम दोपहर जैसे भीतर शुरू हो जाती है। कितना कुछ होता रहता है सतत एक सपने और यथार्थ के बीच। प्रेम के भीतर कितनी मृत्यु, कितना दुख बेआवाज उपस्थित होता रहता है।
मगर कैसे जानूँ मैं कि जो यूँ बचा हुआ है याद में और जो है सपने में डराता मुझे एक ही है। इसकी सख्त हाथों और चेहरों वाला यह शख्स ही था मेरा प्रिय, कि यही वह घोड़ा था जिस पर मृत्यु आई थी तब जैसे आज मेरे लिए, कि जो जानता था तितलियों का रहस्य वही हिस्सा था उस तिलिस्म का जिसे प्रेम कहते हैं, जिसके बीचों बीच आज भी रक्त की नदी बहती है। फिर आज कितना अजीब है सब कुछ, यह याद सपने और नींद के बीच का संसार जिसमें धूल है और सफ़ेद चांद सीढ़ियाँ उतरता है। धरती सिर्फ वाष्प है या कि धुआं या कि धुंध का कोई गोला। कुछ लोग फिर भी दिखते हैं साफ अपनी मुद्राओं में, गंभीर भाषा में सचेत, मग्न कामकाज में, जैसे दुनिया उनकी चलाई चलती है, भरी हुई जो है फिर भी अनगिनत तितलियों से उड़ती हैं परिचित शैलियों में जो महसूस होती उन चुंबनों की तरह टिके हैं जो अब भी देह पर सदियों से संजोए गए उनके रंगों की तरह ही। और आश्चर्य यह भी कि वह भी आता दिखता है इसी में जिसकी ये तितलियाँ हैं, मृत उन्हीं की तरह, फिर भी कितना सजीव। लगता है जैसे सपने का हिस्सा नहीं स्मृति का ही विस्तार हो। अब मैं पढ़ती हूँ वासना एक नदी का नाम है से। ये बड़ा रिस्की है एक लंबी कविता को पढ़ना, लेकिन आप लोग धैर्य से सुनते रहे। अच्छा लगा आपने जिससे पढ़ा। ये बिल्कुल एक अलग तरह का अनुभव होता है। हर बार मैं जब भी ऐसा काव्य पाठ होता है प्रदर्शनी में, इसका अनुभव करता हूँ कि कविता को पढ़ना और सुनना और वो भी कवि के मुख से सुनना बहुत बड़ा अवसर भी है। इस संग्रह की पहली कविता है सृष्टि के रूप। अब मैं बदल गई। अभी जो दिखा दृश्य क्या वह क्या था? पत्तों का आपसी खेल या हरे रंग के बदलते रूप? कितना हाथ हवा का था इसमें, इसे यूँ होने देने में। वह चमक जो उभरी थी पत्तों पर कहाँ से उतरी थी? हृदय की किस कौन से होकर आई थी? पत्ते पर झलकी किसी स्मित सी आती है जो कभी कभी होठों पर बस पल भर के लिए। आखिर किस स्रोत से आती है रोशनी हम पर उतरने? एक स्त्री ने जब इस पर गौर किया उसे लगा सृष्टि के कई रूप हैं, अपने हर रूप में वह पूर्ण है। उसके होने के कई स्रोत हैं जो उसी के हैं, उसे ही मालूम। यह जान पर स्त्री भर गई एक ही साथ हर्ष और दुख से। जो दिख रहा था उसे उसमें बहुत पीड़ा थी, जो छिपा था जिज्ञासा के उल्लास से भरा था। जैसे आज की सुबह, अभी की सुबह जिसमें एक बयार है, यानी सृष्टि आज ऐसी ही है अपने अनेक रूपों में एक साथ। क्यों एक कोयल भी तो कूक रही है, अभी एक गिलहरी अपने 2 बच्चों के साथ हरे नीम के पौधे पर चढ़ रही है। इन सारी चीज़ों पर कहीं से एक रोशनी पड़ रही है। देखने में कोई रहस्य नहीं जान पड़ता अभी, मगर रोशनी तो एक रहस्य ही है, खासकर जिस तरह वह चीज़ों को दिखा रही है अभी। एक कविता है हवाएं। कितनी तरह की हवाएं होती हैं जो हमसे होकर गुजरती हैं, आखिर आज मैंने जाना। कुछ मन को गीला करती हैं, कुछ उसे सुखा देती हैं। वे हवाएं जो पठारों से होकर आती हैं, वे जो जंगलों में रुकी रहती हैं, उनके बारे में आज जानना हुआ। आखिर मैंने विश्वास किया उस स्त्री का बचपन में जिसने बताया था कुछ ही हवाएं जानी जा सकती हैं, बाकी सब अनजान रहती हैं।
जब कोई ऐसी ही हवा आकर लगे तुमसे, बाहें खोल देना। और पिछले किसी जन्म की तुम्हारी प्रेमिका नहीं होगी, उससे बातें करना प्रेम के बारे में अब भी, और तुम्हें बहुत कुछ बता सकती है। बारिश की आवाज़। एक स्याह रात थी वह, एक स्याह रात थी वह, स्याह से थोड़ी अलग, और सभी जगह थे देखना चाहते थे इसका रंग बदलना। अभी भी यह एक बैगनी रात थी, थोड़ी देर बाद हल्की नीली रह जाएगी। जब यह सफ़ेद होगी तब शायद कुछ लोग सोने जाएं, लेकिन तब तक तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश की आवाज़ सुनने के लिए कुछ लोग तब भी जगे रहेंगे। रात का अंतस। जब हवा थोड़ी थमी तब जंगल से दूसरी आवाज़ें आने लगीं। इतनी आवाज़ें कि लगा वे कब से रुकी हुई थी। उनका आवाज़ बनना कब से बचा हुआ था। वे महज फुसफुसाहटें थीं अब तक। जब हवा शांत हो गई, नदी बहने की आवाज़ आने लगी। पानी की आवाज़ सुनना भी कितना रहस्यमय अनुभव हो सकता है। जबकि उसकी भयानक मंशा को झेल चुके थे बगल के गांव में रहने वाले परिवार, बाढ़ में बह गए थे बूढ़े, बच्चे, जानवर। अभी पानी कुछ कहने को है कि वह इतना प्रलयकारी नहीं, न प्रकृति ही ऐसी है कि वह हमारे भीतर है, बहुत भीतर। अभी हवा बिल्कुल शांत है। अभी किसी की देह में कायनात करवट ले रही है। कोई पुरानी वासना सरसरा रही है। एक आवाज़ भीतर से उठ रही है, रात तक रुको, रात तक रुको। उसके अंतस को देखना है तो रात तक रुको। वो तारों की छतरी को तलने दो, चांद को सरकने दो बाईं तरफ थोड़ा, आने दो बाहर व्यक्त करते उस काले पक्षी को जो रात का पक्षी है, अप्रतिम, अपने सौंदर्य में भाया हुआ। अभी हवा फिर चल पड़ी है। एक दूसरी आवाज़ फिर से आ रही है, सन सन सन। क्या तुम्हें मालूम है इसका अर्थ सिर्फ आत्मा जानती है, देह को भी इसका पता नहीं। वो बस निहरती है किसी प्रेम की अनुभूति में। प्रेम मगर किसका? आह। ये भी सुनाई दी, ये रात पर जिस तरह कविता है, ये आगे कविता है ना, जुगनू भरी रात। इस पर प्रयाग ने लिखा है, उसके बैक के लिए ये पूरा पढ़ा हुआ है प्रयाग जी का। एक तो और पढ़ूँगी, कुछ कविताएं हैं जो मैं चाहती हूँ। ओके। जुगनू भरी रात। जुगनू भरी रात, रात रानी की झूलती डाल। याद क्यों आती है बहन उसकी मासूम आँखें। जाने किस पहर आज टपका लटका हुआ तारा, मेरी बेटी की शक्ल का जो दिखता है। उसमें बची चमक मेरी चमक नहीं, उसी की है। वह अभी कहाँ है, किस देश में, किस नगर में। सड़क पर जली बत्तियाँ दिखा रही हैं फतिंगों की बेचैनी। वे उसे टकरा कर नीचे गिर रही हैं। रोशनी उन्हें उठा रही है। वासना की राह। अभी चांद डूबना चाहता है, अलबत्ता अभी जगह था, जबकि भीतर कहीं बाहर डूबना चाहता है। अभी कुछ भी अपने चरण पर नहीं, उस ओर भी नहीं, बल्कि आसमान किसी ढलान की तरफ बढ़ चला है। अभी हवा पर कोई भरोसा नहीं। कुछ भीतर बजता सा रहा है, धीमा, बहुत धीमा। हल्की मिठास है जिह्वा पर, एक दीर्घ प्यास पिछले किसी जन्म की लौट आई है बेशक। उगाई है कोई गाढ़े रंग की घास,
उगाई है कोई गाढ़े हरे रंग की घास जैसे छाती पर कभी उगी थी। आखिर वह पृथ्वी तो थी पिछली शताब्दियों में, मेरी कितनी संतानें थीं। वह लाल कीट मेरी मछली बेटी थी, नीले पंखों लाल आँखों वाली चिड़िया मेरी ही परम प्यारी संतान। कितनी वासना थी तब, कितनी वासना थी तब सौंदर्य को जानने की, कितनी ललक विकट इच्छा, अनजान को पाने का कौतूहल। कितनी रातों तक जागी रही थी मैं देखने के लिए अपना ही सौंदर्य, अपना यूं होना। बारिश और पत्ते। पहाड़ पर बारिश हो रही है जिसे हम देख नहीं रहे। घने जंगल के मध्य शाल के पत्ते गिर रहे हैं, हम उन्हें भी नहीं देख रहे। रेगिस्तान में चलते अंधड़ को भी आसमान दिख रहा है सिर्फ, या फिर रेत। खुद इस पल हम उस नियम को भी नहीं देख रहे जिसके तहत पत्ते गिरते हैं, आंधियाँ चलती हैं। हृदय में पीड़ा के रसायन को भी कौन जानता है, देखता भी कौन है, और कौन इस बात को कि इस पृथ्वी की तरह ही कई और ग्रह हैं जो पृथ्वी नुमा हैं, कई पृथ्वी जिस पर हमसे अलग जीव रहते हैं, जिनके भी हृदय होते हैं और उनमें भी रहती है पीड़ा। वहाँ जाने के भी नियम होते होंगे, शरीर छोड़कर ही वहाँ भी जाया जाता होगा। यह जानना भी कितना सुकून देह है कि बिना रहस्य के कुछ भी नहीं इस कायनात में, कि जो अलक्ष्य है वह भी नियमबद्ध है। और पढ़ लिए दो एक और पढ़ती है। अब ये जो रहस्य है उसको स्त्री भी अब जान रही है। उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य प्रकृति की तरह ही सौंदर्य है उसका। तो कविता है मनोरम। वह स्त्री अपने मनोरम होने के सत्य को जानती थी। ऐसी ढेर सारी और भी बातों को वह जानती रही है। उसने झरनों, पहाड़ों, चिड़ियों के बारे में बहुत सोचा। घास के सिहरती देह के बारे में उसके पास विरल ज्ञान है, अनुभव और सिद्धांत भी। वो बता सकती है कई तरह के सिहरनों के बारे में, और यदि वह घास के बारे में हो तो उसका ज्ञान और गहरा मालूम पड़ता है। कई बार वह घास और हवा के संबंध के बारे में अलग से बातें करती है, और हवा तो खैर उसके भीतर ही रहती है। उसने एक बार यह बात बताई थी, हवा मनुष्य से अधिक दूसरे प्राणियों के लिए सहिष्णु है, और पेड़, पत्तों और घास जैसी मामूली सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा सत्य वह अक्सर ये कहती पाई गई है। स्त्री फिर भी अपने होने के सत्य को लेकर ज़्यादा आश्चर्य से भरी रहती है। उसका अपना मनोरम होना उसे खुद बहुत रिझाता है। उसका मनोरम होना उसे खुद पर बहुत रिझाता है। वह सोई नहीं एक रात जब उसने अपनी इस बात का विश्वास किया। वह प्रफुल्लित रही, किसी का इंतजार नहीं किया, किसी की राय नहीं चाहिए। वह जागी सुबह और आईने में अपना चेहरा देखा, मुस्कुराई और कहा, सुंदर, मनोरम। एक कविता है संपदा। मेरे एक मित्र हम नाम कवि हैं सविता भार्गव, उनको ये समर्पित है। बहुत सुंदर है वो दिखने में, लेकिन उतना ही नहीं है। कैसे इस वाक्य पर ना मरूं, उस भाषा पर निछावर न हो जाऊं जिसमें एक स्त्री सृष्टि को देखती है एक विशाल पक्षी की तरह, अपने पंखों को खोलते बंद करते, जिसमें वो पाती है इसकी सबसे सुंदरतम रचना।
उसके मन के अलावा वो देखती है उसकी देह की संपदा, अपने उभरे स्तन, अपनी सुंदर बाहें, लंबे काले केश वो देखती है जिससे जन्म लेती हैं कितनी ही सृष्टियाँ। अपनी योनि वो देखती है विराजती योगिनियों को, कितने ही भौरों को उन्मत्त नृत्य करते हुए आसपास। कैसे न निछावर हूँ उस खुद पर, इसका रक्त दौड़ता है मुझ में। मेरी नसें उमड़ी नदी सी बेतवा अलकनंदा का प्रतिरूप जान पड़ती है। मैं समूचे आकाश में खुद को फैला पाती हूँ, सारी धरती को खुद में धड़कती हुई। हवा को संभोग रख पाती हूँ जंगल में, फूलों पर थिरकते भैरवों के रहस्य समझ पाती हूँ। मैं स्त्री हूँ या कि सृष्टि, क्यों या भेद भी तरकती हूँ। देखती हूँ खुद को खुलती हुई, खुद को बंद होती हुई देखती हूँ। मैं कब से सुंदर हूँ इस पर सोचती हूँ। और पढ़ो। हाँ, एक तो और पढ़ी हुई। चांद कहीं और होगा। जब तक जल ठहरा हुआ है, जब तक हवा रुकी हुई है, जब तक हम अधीर हैं, प्रेम है हमारे लिए इस वनस्पति में। उसे पाने के लिए छोड़ना होगा अपना पुराना साम्राज्य, समाप्त करना होगा आधिपत्य सारे मनुष्यों और जीवों पर। जो प्रासाद हमने बनाए दूसरों के घर उजाड़ कर, उनकी खाल खींच कर जो वस्त्र हमने बनाए अपने लिए, जिनका दमन किया हमने क्रूरता से, जिनके श्रम का अन्न हमने हथियाए, हमें छोड़ना होगा। नग्न होना होगा एक बार ठंडी हवा में, देह खोलना होगा जैसे रहते हैं हिरण बाघ श्रीलाल जंगल में। आधी रात में चांद से कहना होगा हम तुम्हारा ही हिस्सा हैं। हवा रुकती नहीं देर तक, जल रोकता नहीं अपना प्रवाह अनंत काल तक, और प्रेम ये कब रुकता है किसी के लिए। ये गुरु पहली दोपहर है आज कार्तिक मास की, कुआर में ही लौटेगी अब हजार वर्ष बाद। याद रखना जिंगरों की आवाज़ की तरह लौटेगी दादुरों की टर की तर्ज पर। तब हम और तुम नहीं होंगे, हमारी याद भी नहीं होगी कहीं बची। मेढकों और जिंगरों की आवाज़ में भी नहीं, उनकी अपनी आवाज़ें होंगी। तब कोई दूसरी ही बातें होंगी, किसी और तरह का आलिंगन, दूसरी तरह का संभोग होगा इस ब्रह्मांड में। सृष्टि की कोई और लहर आ हो जा रही होगी समुद्र में, उसका रंग ज़रूरी नहीं लाल हो और आसमान का नीला। तब चाँद भी कहीं और होगा, और हमारे चुंबनों के स्वाद कुछ और तरह के किन्हीं और होठों पर टिके। पृथ्वी कैसी होगी तब कह नहीं सकती, अगर होगी मनुष्य की नियति पर अफसोस करती हुई। हम जिस तरह से प्रगति को नष्ट कर रहे हैं, अब अंतिम कविता आसमान देखना। थोड़ी देर में मैं आसमान को देखने निकलूँगी, थोड़ी देर में मैं आसमान को देखने निकलूँगी। मैं भूलना चाहूँगी उन बातों को जिनकी वजह से बंद रही हूँ मन के किसी पुराने कमरे में। वहाँ से वह किताब उठा लाऊँगी जिसे पढ़ने का वादा किया था बादलों से, किसी समय उनसे गुफ्तगू होती थी तब जब। थोड़ी देर में मैं चाँद से मिलूँगी, धरती के बहुत करीब है अभी वह, उसे जानना सबके वश में नहीं।
उसके अपने धब्बे हैं, अपनी खाइयाँ, मुझसे उसका पुराना राब्ता है। अभी उठूंगी और आंगन लांघती हुई मन के बाहर चली जाऊंगी, नदी की तरफ निकल जाऊंगी। शाम हो आई है, हवा आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। दिल में अभी कोई निराशा नहीं है, अभी कुछ भी संभव है, आसमान को देर तक देख पाना भी। वैसे तो इतने सुंदर काव्य पाठ के बाद कुछ भी कहना नहीं चाहिए। मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि दिल्ली में महानगर में ये दुर्लभ इतने शोर के बीच में सविता जी ने हम लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया, जिनको हम एक हिसाब से तो भूल ही गए। जंगल चांद की ओर, चांद कहता होगा आधी रात को हम तुम्हारा हिस्सा। मतलब कविता भी ये कर सकती है कि वो आपको कोई सृष्टि का बोध करा दे। एक रात का पक्षी आप ऐसे बोलो तो शायद एक साधारण से 3-4 शब्द लगेंगे, लेकिन कविता में रात का पक्षी आते ही हम एक दूसरी तरह का अनुभव करते हैं। कविता ही ये कर सकती है। विजुअल्स देखिए, एक मैं तो सचमुच मुझे तो बहुत बड़ी यात्रा कराई है आज। पहले तो कह सकता हूँ कि आसान नहीं है, इतनी बड़ी कितनी देर में मैं कहाँ हो आया। वो जो आपकी लंबी कविता है इसमें न जाने कितने बिंब हैं। आप सचमुच जंगल के बीच से जैसे अपने को पाते हो, और जंगल के बीच से गुजरना नहीं है वो, हम आप तो इसका अनुभव कर रहे होंगे कि वो हमारे भीतर की हजारों चीज़ों से गुजरना है। तो मैं सचमुच आपको बधाई देता हूँ, और कि आपने इतना सुंदर काव्य पाठ सुना है, जो सुंदर कविताएँ सुनी। कुछ भी आप याद करो, कहीं से भी कोई पंक्ति आप उठा लीजिए वो। और अब सच्चाई तो ये है, ये भी मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि वैसी रात नहीं होती थी जो पूरे अंधेरे वाली रात हुआ करती थी, कम से बड़े तारों के साथ जुगनुओं के साथ। इसकी स्मृति में भी ले जाना और उनके यथार्थ में भी ले जाना। चाँद कहीं और होगा, ये यथार्थ भी है हम सबके लिए कि वो कहीं और ही है, और हम उसको उस तरह से नहीं देख पाते। हालांकि कविता का अर्थ वो नहीं है, तो बहुत बड़ा है। तो बहुत बधाई सविता जी। और आज ये काव्य पाठ सुनकर लगा कि हमको ऐसे अवसर और मिलने चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग देख रहे हैं कि अब फिर मोबाइल अपना खोलिए तो पता नहीं कितनी तरह की कविताएँ इसी हिंदी संसार से आपको सुनाई पड़ती है, जिनका ऐसे काव्य पाठ के बाद ही लगता है कि उनके होने का क्या मतलब है। तो कविता और कला भी देखिए, मैं सोच रहा था, और आज संयोग से ये भी हुआ कि बार बार पक्षियों की बात आपकी कविता में आई, और हम ज्योति की चित्रों में जो चिंताएं हैं वो कहीं कितनी मिलती हुई हमको लगी, पर वो न भी होती। तो सचमुच मेरा मानना है कि ये जो इस तरह काव्य पाठ है, थोड़ी देर के लिए यही सोचिए कि ये चित्र यहाँ नहीं है, यह एक ऐसी जगह काव्य पाठ हो रहा है जहाँ कोई चित्र नहीं है। वो कैसा होगा और ये कैसा है। तो ज्योति को भी बहुत बधाई कि हम इनके इस चित्र प्रदर्शनी में एक काव्य पाठ ऐसा हुआ, और मेरा तो एक सपना ही पूरा हुआ सकते हैं। ज्योति तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रयाग जी। बहुत बहुत शुक्रिया और प्रयाग सर का। आज इस प्रदर्शनी में जिस तरह का एक काव्य पाठ हुआ तो हम सब के लिए एक बहुत सुंदर पल रहा, और आप सबको फिर से बधाई आपके में मन से सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। अनुपम को विशेष रूप से बधाई, क्योंकि उर्वक इस तरह के आयोजन
कि क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई, आप सभी आए और समय में एक संयोग बना जिसमें बहुत सारी चीज़ें घटित हो गई, एहसास, सत्य, अति यथार्थ, आप सबों का साथ। तो जब हम कला के उस अनुभव में जाना चाहते हैं जो हम ऑब्जेक्ट की तरफ सामने रखते हैं, तो उसका अंतस कुछ इस तरह का होता है जैसे अभी हुआ, विघटित हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबों के आने के लिए। मैं देती हूँ।